अभी क्योंकि राव साहब को ज़्यादा देर नहीं आई हुकूमत को आए हुए, और इतनी जल्दी इत्तेहादियों के हवाले से लोग दावे करना शुरू हो जाएं कि उनको सामने लाया जा सकता है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और फिर जो जिस तरह अभी नजम साकिब साहब ने बात की, नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? शहबाज शरीफ साहब को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर समझा जाता है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए वो जो है वो अच्छे उस तरह नहीं समझे जाते जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी दूसरी साइड पर हैं। तो आपको लगता है कि ये जितनी इस वक्त मेल मुलाकातें हो रही हैं या जितने इख्तलाफात हैं, इससे कोई फ़ायदा नुकसान हो सकता है मौजूदा हुकूमत को या पीपल्स पार्टी को या मौलाना को? देखिए, एक तो मैं नजम साकिब साहब से एग्री करता हूँ कि ये 1-2 माह अगर ये सिचुएशन इसी तरह चलती है तो ये काफ़ी मुश्किल गंभीर हो जाएगी हुकूमत के लिए। दूसरी बात यह है कि इनको ये हम कहते हैं कुछ अरसा हुआ आए हुए, अगर ये तसलसल है 2022 का, अप्रैल 2022 से शुरू हुआ और ये तसलसल से चली आ रही है। उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ रही है कि जब से ये आए हैं, आजकल तो सूरत कुछ और हो गई, बयानिया एक बहुत हावी हो गया, लेकिन जब ये आए थे उस वक़्त कोई बयानिया मौजूद नहीं था उस तरह का। उस वक़्त इन्होंने पॉलिटिकली कोई एफर्ट नहीं की सियासी तौर पे PDM-1 ने कि अपने सियासी अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखे, मज़ीद मजबूत करें, इस अपॉर्चुनिटी से पूरा फ़ायदा उठाएं। तो मसला ये है कि ये मुसलसल उस बहाज पे फेल होते चले आ रहे हैं, पीछे हटते चले जा रहे हैं, और अब बिल्कुल कह ले कि वो नुकड़े लग गए हैं सियासी तौर पे। तो वो सबसे बड़ा मसला है। अब जो एक चीज़ हो गई, उन्होंने आपका बोझ उठाया, पहले भी उनका ख्याल था कि आप इंतखाबात में परफॉर्म करेंगे, आपने इंतखाबात में परफॉर्म नहीं किया, फिर भी आपको स्पेस मिली, फिर भी आप इक़्तिदार में आ गए। तो उसके बाद ये जाहिर है उम्मीद की जा रही थी कि आपको अगर हुकूमत मिल गई है जिसमें आप 2/3 मेजॉरिटी भी अपनी एक करके 26वीं तरमीम भी कर चुके हैं, तो कुछ ना कुछ आप सियासी तौर पे अपने कदम जमाएंगे, कोई नैरेटिव अपना बनाएंगे, कोई काम पॉलिटिकली भी करेंगे। आप सियासी तो छोड़े, जो जिस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और नारे लगाते हैं माशी तौर पर, वहाँ पर भी आप अभी तक IMF की रिजर्वेशन ख़त्म नहीं कर पा रहे या मामलात को ठीक नहीं कर पा रहे। तो ऑब्वियसली ये बोझ जो है ये कब तक कोई उठा सकता है? इस तरह से आप अगर खुद कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसी तरह से होगा। फिर जो बिलावल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, 26वीं तरमीम पे उन्होंने साथ दिया, मे बी उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें उनको हासिल असूल भी हुआ हो या वादे ही हुए हों, लेकिन जो वादे उसमें हुए हैं मेरा ख्याल है उसमें वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो वो दोनों समझ रहे हैं कि हमारे साथ हाथ हुआ है या धोखा किया गया हमारे साथ, तो उनके कंसर्न्स बहरहाल मौजूद हैं। और मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें जो ये हलचल हमें नज़र आती है, फैसल वाडा साहब की आमदोरफ्त मुलाकातें, और उससे बहुत से लोग बानी निकाले हैं और बहुत से सियासी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने चाकू छुरियाँ निकाल ली हैं अपनी कि देखें किस तरफ जाता है। ऊपर से कल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी तड़का लगा दिया कि जी पाकिस्तान की स्टीयरिंग सीट जो है उस पर कोई भी ड्राइविंग सीट पर बैठ सकता है, और बिलावल साहब की उन्होंने तारीफ़ें भी बहुत की हैं इस हवाले से, इस ड्राइविंग सीट पे बैठने के हवाले से। और एक चीज़ ज़हन में रखें, हम जब ये 26वीं तरमीम पे बिलावल साहब जब बहुत एफर्ट कर रहे थे, वो बड़ी कुछ मुलाकातें काविशें जारी थी, उस वक़्त ये बात हम भी कर रहे थे और ये आम ज़ुबान ज़दे ख़ासो आम थी कि बिलावल साहब को शायद आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, इसलिए वो इतने ज़्यादा एक्टिव है। PMLN उतनी एक्टिव नहीं थी जितने बिलावल साहब एक्टिव थे। तो ये बहरहाल चीज़ मौजूद है, लेकिन उसमें भी कुछ रुकावटें हैं। बिलावल साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आसिफ ज़रदारी साहब क्या सदर रहेंगे? क्या डील होगी? सदर क्या मौलाना फजल रहमान साहब सदर बन जाएंगे फिर अगर वो होंगे, या नवाज शरीफ साहब सदर बन जाएंगे और वो रहेंगे? पंजाब में क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि हम जब फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुनते हैं तो उनके निशाने पे PMLN एज अ होल है, पंजाब गवर्नमेंट समेत वो उसको हिट करते हैं जब भी करते हैं। मैं राव साहब एक चीज़ यहाँ से अगर आपसे जान सकूं कि अगर जब बात की जाती है कि बिलावल साहब टेक ओवर कर सकते हैं, उनकी पार्टी खुद कह रही है, आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये ख्वाब है कि वो उनको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, तो बिलावल साहब के पास ऐसा क्या है जो मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई डिफरेंस है, सोच का डिफरेंस है, उनके पास नंबर ज़्यादा है? किस वजह से बिलावल साहब ऊपर आ सकते हैं? तारीख है, नंबर, सीधी नंबर गेम की बात है बुनियादी तौर पे तो ठीक है। 2022 में शहबाज शरीफ के पास क्या था? बड़ा भाई था, वो भी मुल्क में नहीं था, ठीक है ना, तो वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। नंबर गेम थी, नंबर गेम से बन गए। PTI के लोग जो अलहदा हुए उनके वोट के बगैर बन गए वो, तो ये नंबर गेम की बात है। अब इत्तेहादियों को इसमें जो देखने की चीज़ है, ये अभी तो एक प्रेशर ही इसको कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चेंज इसको नहीं कह सकते, सरेदस्त
क्योंकि अगर इत्तेहादी जमातें भी फॉलो करती हैं, जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, दूसरी इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी के अलावा 3, 4, 5 जो भी हैं, वो भी अगर फॉलो करती है और उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ बयानात और चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब है मामला संजीदा है और ये सिर्फ प्रेशर की बात नहीं है, कुछ तब्दीली की बात हो रही है। जो हुकूमत है वो पूरी तरह पिट रही है सियासी मैदान में, तो उसका कोई यानी नहीं है उसका हिसाब किताब कोई भी। और 26 नवंबर के बाद ख़ास तौर पे जो सूरत हाल हुई है उसमें जिस तरह से उन्होंने एक तरह से तारड़ साहब के अलावा, मेरे ख्याल ख्वाजा आसिफ के अलावा, जितनी खामोशी हुकूमत की तरफ से है और जिस तरह से वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं उस सारे कज़िये से, जिस तरह का भी वाक़या है वो, तो वो बहुत डेंजरस है। हुकूमत जिम्मेदारी नहीं लेती किसी चीज़ की, कोई काम करती है, कोई चीज़ होती है, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। तो बात यह कि अपोजिशन को ना वो इंगेज कर पा रही है, ना उसका तोड़ कर पा रही है। तो ये हल्ता के बिलावर और मौलाना फजल रहमान जैसे उनके एलाई जो थे, इत्तेहादी थे, वो भी शक्को शुबा का इजहार कर रहे हैं, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। ये सूरत हाल जैसे मैंने पहले कहा कि ये अगर 1-2 माह इसी तरह चलती रही तो जो अभी अफवाहें हम सुन रहे हैं ना, ये हकीकत का रूप भी धार सकती है। आप कैसे देखते हैं कि अगर इस सोशल मीडिया को, एक तो पहले ये बताइएगा कि कोई भी सियासी जमात या कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर जाता क्यों है, और आपको लगता है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लोगों की राय को या दुरुस्त राय को? नहीं, कंट्रोल तो बहुत मुश्किल है। उसके जो चेक्स वगैरह मुख्तलिफ ममालिक ने लगाए हैं, उनमें जिन ममालिक की मिसाल दी जाती है वहाँ डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिक उस तरह से नहीं है। एक ऑस्ट्रेलिया की मिसाल रिसेंट है जिसमें उन्होंने एक एज लिमिट ब्रैकेट के अंदर जो इस्तेमाल जो है उसका वो ममनू किया है। उसकी बहुत सी ऑस्ट्रेलिया ने किया है और बहुत सी उसकी वजूहात है। उसके किस किस्म के कंटेंट तक उनकी रसाई होती है, क्या उस कंटेंट को रोका जा सकता है, क्योंकि उनके अपने जो आज़ादी इजहार के हवाले से या कंटेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं हैं। तो वो जाहिर है वो कंटेंट तो अवेलेबल है, तो उनको एक ख़ास एज ग्रुप से उसकी रीच को दूर रखना, जो उनके यानी एज ग्रुप में वो हार्मफुल हो सकता है, उसके रोकने के लिए उन्होंने कुछ किया। अदरवाइज़ इसको नहीं रोका जा सकता। दूसरी बात ये ऐसे बेमकसद सी कोशिश है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। बात यह है कि जब कुछ चीज़ें ठीक हो रही होती हैं, मामला ठीक चल रहे होते हैं, तो ये मैटर नहीं करती चीज़ें इस तरह से अगर हम बहाना बनाएंगे तो फिर तो ये है कि सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं, सड़कें बंद कर दें, गाड़ियाँ रोक दें, ये सारे मामला तली हुई चीज़ों से दिल का मसला होता है तो वो पूरे मुल्क में आप तेल का इस्तेमाल ही बंद कर दें। तो इस तरह से तो चीज़ें नहीं होती। आप टैकल करते हैं, प्रॉपरली उसको टैकल करते हैं, उसमें आपकी परफॉर्मेंस होती है। फेक न्यूज़ तो फेक न्यूज़ है, उस पर तो कोई दूसरी दो राय ही नहीं है। फेक न्यूज़ है, उसके बारे में कवानीन मौजूद है, आप नया भी बना लेंगे। अगर उसके मसला हमारे यहाँ ये है कि मुनसिफाना इतलाक नहीं होता कवानीन का, वो मसला भी मौजूद है। आप 10 कानून और बना लें, वो फिर भी मौजूद रहेगा, क्योंकि हुकूमत अगर फेक न्यूज़ दे रही है कि आर्टिकल 6 लगा रहे हैं हम जी पीटीआई के लीडरों पे हम बैन कर रहे हैं, तो ये अभी तक तो साल हो गया हम सुनते हुए, बल्कि ज़्यादा ही हो गया अरसा, अभी तक तो उसका नहीं हुआ, तो फेक न्यूज़ थी। तो उसको कौन सजा देगा? हुकूमत या हुकूमत के वज़रा जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं या बातें करते हैं, या ज़राए से जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं हुकूमती ज़राए से, तो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा और किसको सजा दी जाएगी? मसला ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ जितने कवानीन बनते हैं वो किसी असूल या इंसाफ की बुनियाद पर नहीं होते, बल्कि हम सियासी मुखालफ को सज़ा देने के लिए, उसको लपेटने के लिए होते हैं। ATC का कानून बना हुआ है, नवाज शरीफ साहब के दौर में बना था, कोर्ट बनी थी, एंटी टेररिस्ट कोर्ट बनी थी, सारा कुछ। सबसे पहला शिकार नवाज शरीफ साहब उसका हुए, और अभी तक यानी आपने ये साकिब बशीर साहब और इनके दोस्त गए थे पेम्स हॉस्पिटल वहाँ पे, तो उनको उठा दिया, उन पर भी ATC का केस बना दिया। तो वो ये मिस यूज़ ऑफ लॉ जो है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर सही यूज़ करें, जुडिशियस यूज़ करें, वो सब कुछ हो सकता है। आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप 2/3 मेजोरिटी से एक 26वीं तरमीम भी कर चुके हैं, इतनी तगड़ी गवर्नमेंट है, आपको हर तरह की सपोर्ट मौजूद है, आप फिर भी इधर उधर छुप छुपा के अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा? बड़ा सीरियस कंसर्न है और बिल्कुल सही कंसर्न है, क्योंकि जिस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है हुकूमत की नालायकी की वजह से, हुकूमत के सामने जिम्मेदारी ना लेने की वजह से, इस मौके के ऊपर कानून बनाए ना बनाए, हुकूमत को चाहिए आगे आए, जिम्मेदारी ले, और जो भी उसका कानूनी हल है, आईनी हल है,
जो भी उसके सियासी हल है उसको उस हवाले से टैकल करे आके, बजाय इसके कि वो खुद इधर उधर कोने खुदरों में छुप के बैठ जाए और कहे कि जी अल्लाह के भरोसे बैठ जाएगा, Right. ठीक हो जाएगा, शायद ये जैसे हम हुकूमत में आ गए इस तरह इस मामले से भी निकल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा रवैया नहीं है और ये सीरियसनेस शो करता है। फॉर्मेशन कमांडर्स के फोरम से इस बात का आना, क्योंकि ये हुकूमत का इंटरेक्शन डेली बेसिस पे होता है, वो वैसे भी कन्वे हो सकता था, उस फोरम से इसका आना बहुत सीरियस कंसर्न है और ये जेन्युइन कंसर्न है और इसको एड्रेस करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए।